हर युवा के हाथ में राजनीति का झंडा थमा देना है और उसके बाद सड़कों पर मचता हुआ आक्रोश, हिंसा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, यही तो राजनीतिक पूंजी है। यही है मेरा नया भारत। लेकिन राजनीतिक सत्ता पानी है और शायद इसीलिए आपने भीड़ के चेहरों को नहीं पढ़ा है। भीड़ के चेहरे जो रामनवमी के दिन न सिर्फ जेएनयू के भीतर बल्कि वो झारखंड के लोहरदग्गा में हो या फिर बांकुड़ा या हावड़ा बंगाल में हो या फिर कलबुर्गी कर्नाटक में हो या फिर खरगोन मध्य प्रदेश में हो या फिर महाराष्ट्र के इलाके में हो, मुंबई जैसे शहर में हो, कौन है जो आवाज लगाता है आजान और हनुमान चालीसा की? कौन है वो लोग जो कहते हैं कि आखिर क्यों नॉनवेज हो चले हैं, खाने लगे हैं, वो अभी रामनवमी के दिन? कौन सी भीड़ है? उस भीड़ की समझ इस दौर में क्यों विकसित हो गई और इस दौर से पहले अगर विकसित थी तो क्यों उसको जगह नहीं मिलती थी? इस दौर में भारत के कॉलेजों में पढ़ रहे तकरीबन 3,85,00,000 जो युवा छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी क्या अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है? कोई ओबीसी है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, कोई मुस्लिम है, कोई अपर कास्ट का है। सारी परिस्थितियों को मत डालिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई मेरा भारत बदल चुका है? एक ऐसा भारत जिसके भीतर संविधान के जरिए कानून व्यवस्था को चलाए रखने के लिए राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता की जिम्मेदारी अपने नागरिकों को लेकर कोई मायने नहीं रखती है। यह बिल्कुल एक अलग परिस्थिति है और इन परिस्थितियों को मथने के साथ 3-4 बातों का जिक्र जरूरी है। नौकरशाही और करप्ट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो नहीं पाया, गुजरात मॉडल फेल हो गया, ब्लैक मनी आई नहीं, डेवलपमेंट का जिक्र करते थे चूक गए, इन सब के बीच रोजगार किसी को दे नहीं पाए, तो क्यों नहीं सांस्कृतिक पाठ पढ़ाया जाए जो मौजूदा वक्त की जरूरत है। और शायद इसीलिए रामनवमी के दिन जो खबर आई मध्य प्रदेश के खरगोन से, राजस्थान के करौली में, उससे पहले जातीय समीकरण और उसकी हिंसा का नजारा भी दलितों को लेकर बहुत खुले तौर पर आया। महाराष्ट्र में भी आजान और हनुमान चालीसा का पाठ कौन पढ़ाने निकल पड़ा? कर्नाटक में भी जिस तरीके से हिजाब, हलाल, अजान, इन सारी बातों का जिक्र हो रहा था, बंगाल के बांकुड़ा हावड़ा के भीतर में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, झारखंड के लोहरदग्गा में, इन तमाम जगहों पर लगभग 1,272 युवाओं पर अलग अलग कलम लगाई गई। सबको जोड़ लीजिएगा तो 1,000 से ज्यादा घरों के रहने वाले लोग बेघर हो गए। लगभग 900 दुकानें अलग अलग जगहों पर ध्वस्त हो गई। बड़ी तादाद में लोगों के सामने मुश्किल हालात हो गए, लेकिन चेहरे युवा ही थे। वही युवा चेहरा जो पढ़ना चाहता है, प्रोफेशनलिज्म के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। हम उसे दे नहीं पा रहे हैं और जो थोड़े भी सक्षम है वो इस देश को छोड़े चले जा रहे हैं। और पॉलिटिकल झंडे के साथ वो एक नया हिंदू राष्ट्रवाद भी तो गूंजता है। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में खुद को मत बांटिए, जिक्र राजनीतिक दलों का मत कीजिए और छात्र संगठनों का जिक्र भी मत कीजिए। सिर्फ यह समझिए कि मेरा भारत अगर बदल रहा है तो वो बदलते बदलते किस दिशा में जा रहा है। यानी राजनीतिक पूंजी अगर समाज में लकीर खींचने के जरिए बने, अगर वह जातीय समीकरण के हिसाब से अपनी पॉलिटिकल पूंजी बनाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण कर अपने अनुकूल सत्ता की परिस्थिति को बनाए, तो समझ लीजिए इस देश के भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन यकीनन हो गया है। क्योंकि हम जिस बात का जिक्र आपसे करना चाहते हैं, जब इस बात का हम सोच रहे थे कि जो जाति और धर्म पर टकराव है और उससे जो राजनीतिक पूंजी मानी जाती है, ये अलग अलग जगहों पर जितनी बड़ी तादाद में, इसमें एक शहर बेंगलोर से शुरुआत करते हैं। जेएनयू की यूनिवर्सिटी को भी एक मान्यता है, लेकिन सोचिए जेएनयू के भीतर में एक ऐसी बहस और उस बहस की ऐसा मुद्दा और उस पर हिंसा, क्या खाएं नहीं खाएं, किस दिन खाएं, क्या किस रूप में करें, ये कल्पना के परे है। और उस पर भी वो पूरा कानून व्यवस्था का मामला बन जाए, राजनीतिक विचारधारा का मामला बन जाए, कल्चरल नेशनलिज्म का मामला बन जाए। कमाल की चीज है। यह एक बदलते हुए भारत की एक ऐसी तस्वीर है जो इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। क्योंकि बेंगलोर के भीतर में तकरीबन हम लोग जिस स्टार्टअप को लेकर परिकल्पना ही करते हैं और खुद सरकार कहती है हमने इतने स्टार्टअप की जमीन तैयार कर दी, उसमें 13,000 टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप भारत के भीतर में सिर्फ बेंगलोर में चलते हैं। इन्फोटेक एक्सपोर्ट जो होता है वो लगभग 40% यहीं से होता है पूरे भारत का। जो इंफॉर्मेशन और बायोटेक का शहर के तौर पर पहचान है, उसको धार्मिक ध्रुवीकरण में लपेटने की तैयारी है। कोई नहीं जानता है कि किसान तेलंगाना से चलकर दिल्ली पहुंच गया और किसानों की अगुवाई करने वाले शख्स वहीं के मुख्यमंत्री हैं जो 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं कि गेहूं की खरीद हो, अन्यथा हम 24 घंटे बाद आंदोलन शुरू कर देंगे। कौन सी स्थिति में, कोई जिक्र नहीं है इसका कहीं पर भी। यह एक टकराव की परिस्थिति है, त्रासदी का जिक्र है, या फिर इस बात का एहसास है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बच पा रहा है। सब कुछ तो वही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही फेडरल स्ट्रक्चर है, वही लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही सिस्टम है, वही चुनाव के तंत्र हैं। सब कुछ फिर बदल कैसे गया? और उनके जरिए अगर विकल्प खोजिएगा तो भी फंस जाइएगा। यह इस देश के युवा छात्रों को सोचना है जो पढ़ाई करना चाहते हैं, इस देश को एक बेहतर देश के तौर पर बनाना चाहते हैं। क्योंकि यह फेरिस्त में जब सारी चीजों से चूक गए और हम लौट के हिंदू राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा गढ़ने में लग गए, जिसके कोई सरोकार ना सावरकर से ना गोलवलकर से किसी से है नहीं, वो सिर्फ मौजूदा वक्त में सत्ता पाने की परिभाषा गढ़ने के समान है,
तब ऐसे में सवाल आया कि इतनी बड़ी तादाद में भारत के भीतर के अगर ये संकट युवाओं का है, जिनकी संख्या मौजूदा वक्त में कॉलेजों में पढ़ने वाले जो युवा हैं, एक बरस के भीतर में 3,85,00,000 छात्रों का एनरोल होते हैं कॉलेजों में, 993 यूनिवर्सिटीज में 39,000 कॉलेजेस देश में हैं, और 3,84,00,000 बच्चों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, इनको भी आप ओबीसी और एससी में बांट चुके हैं। उनकी सियासत कॉलेज से ही शुरू हो जाती है, और जब वो राजनीतिक तौर पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना शुरू करते हैं तो फिर उनके हाथों में वही झंडे नजर आते हैं, वही विचारधारा, वही हिंसा, और नए तरीके से राजनीतिक सत्ता के लिए उनका संघर्ष करते हुए जिंदगी खत्म होने की दिशा में बढ़ जाती है। यही नजारा पूरे देश के भीतर में है, क्योंकि जो 3,85,00,000 छात्र एनरोल्ड हैं, कोई भी पूछेगा इसमें ओबीसी कितने हैं, जो ओबीसी की राजनीति करता होगा उसे लगेगा कि सबसे बड़ा ग्रुप तो हमारा है, तो हमें तो सब कुछ मिलना चाहिए। वो विधानसभा में कहेगा, पार्लियामेंट में कहेगा, लेकिन इन बच्चों को क्या मिलना चाहिए जिनकी संख्या 1,42,00,000 है, सबसे ज्यादा है। जो अपर कास्ट है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनकी संख्या तकरीबन 1,34,00,000 है, दूसरे नंबर पर वो है। तीसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट यानी दलितों की संख्या वो लगभग 14% है, लगभग 56,000-39,000। जो एसटी है वो लगभग 21,94,000, और मुस्लिम जो है उसकी संख्या है 21,17,500। इतने ही बच्चे मुस्लिम कॉलेजों में इनरोल्ड हैं। और जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं वो तकरीबन 2 से 3% हैं, लगभग 8 से 9 लाख के बीच में है। हम इनको अलग अलग बांट के आपको बतलाएं या सबको मिलाकर बताएं? हमें लगता है सबको मिलाना चाहिए। भारत तो एक ही है, और वो छात्र भी तो इस देश का नागरिक है, और आने वाले वक्त में कौन कहां पर खपेगा, कैसे खपेगा, कौन सा काम कर रहा होगा, यह उसके एजुकेशन से तय होना चाहिए, या फिर कॉलेज के दिनों से ही या स्कूल से निकलते ही जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये खड़ा हो जाए, उसी का झंडा, उसी की विचारधारा, और वो उसी के साथ खड़ा होगा जो नौकरी दिला दे या उसकी जिंदगी को सहूलियत के साथ भर दे। तो सहूलियत और नौकरी दिलाने के वादे के साथ राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए वह सबको इस सियासत में झोंक देगा क्या? मौजूदा वक्त कुछ इस दिशा में जा चुका है, क्योंकि जब इन बातों का जिक्र करते हैं आपके साथ, तो आप सोचिए कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक होता है, कैटेगरी आती है कि इसके हिसाब से क्वालिटी देखिए। भारत के भीतर में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी है वो तकरीबन 27.4 है। भारत के नीचे साउथ अफ्रीका है 22.4, और अमेरिका है 88.2, जर्मनी है 70.3, फ्रांस है 65.6, यूके है 60.6, ब्राजील है 51.3, चाइना है 49.1, इंडोनेशिया है 36.4, इंडिया है 27.4। क्वालिटी का मतलब यह हुआ कि जो वहां पर जो भी पढ़ाई होती है इनरोल करने के साथ, और जो भी मापदंड होते हैं उसके हिसाब से भारत को परखा गया, तो यह नंबर आता है। अब अगला सवाल सबसे बड़ा यह है कि जातियों में और धर्म के हिसाब से अगर सियासत चल पड़ी है, इसका असर भारत के भीतर में उस युवा मानसिकता पर सबसे ज्यादा पड़ता है जिसकी दिमाग की सक्रियता ही एजुकेशन को हासिल करने के लिए स्कूल से निकलने के बाद हायर एजुकेशन की दिशा में जाती है। परिस्थिति में एक तो व्यापक अंतर है, तो परिभाषा में भी अंतर होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस हिंदू राष्ट्रवाद को मौजूदा वक्त में बीजेपी और आरएसएस शायद बीजेपी के दबाव में जिन बातों को रख रही है, उसमें राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने की उत्कंठा कहीं ज्यादा है। और यही वो संकट है जो आपको ऐसे मौके पर क्या खाना है, नहीं खाना है, देश की प्रीमियर यूनिवर्सिटी के भीतर झगड़ा और खून तक दिखाई दे जाए, और दूसरी तरफ रांची के करीब लोहरदग्गा का इलाका हो, या फिर कर्नाटक का कलबुर्गी इलाका हो, या देश के अलग अलग हिस्सों में चाहे बंगाल का इलाका हो, राजस्थान, कहीं भी चलते चले जाइए, आपको एक तनाव नजर आ जाए। ऐसा लगेगा कि जैसे कानून कहां है, कॉन्स्टिट्यूशन कहां है, सरकार कहां पर है, सब चीजें कहां चली गई हैं। यह एक ऐसी अनूठी परिभाषा है जिसको लेकर नया प्रयोग युवाओं को लेकर ही भारत में किया जा रहा है। और समझना यही होगा कि जब बीजेपी कहती है कि 18 करोड़ उसके सदस्य हैं, सबसे ज्यादा है, इस बीच में कांग्रेस ने भी अपने तौर पर अपना बढ़ाना, पॉलिटिकल पार्टी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बताना चाहते हैं आपको, जितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की संख्या बताई जाती है, उसमें जो एक एनालिसिस निकल कर आया, उसमें जानकारी मिली कि जो 18 से 29 साल या 23 से 35 साल, इन दोनों यानी 35 साल तक ले लीजिए, तकरीबन 12 करोड़ युवा इस देश का पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसको रोजगार चाहिए था, वही उन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ रहा है, और वही आपको सड़क पर उस भीड़ का हिस्सा है जिस भीड़ के आश्रय उसे पता नहीं है कौन सी दिशा में किधर जा रहे हैं, लेकिन तत्काल में वो उस भीड़ का हिस्सा है जो भीड़ भारत को बदलने पर आतुर है और बदलने की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर रही है। ऐसी अद्भुत परिस्थितियां भारत के भीतर में बदलते हुए भारत के साथ उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए, जिसमें शिक्षा का जिक्र हो, जिसमें आगे बढ़ने का जिक्र हो, दुनिया के अलग अलग रिसर्च जो हो रहे हैं उसका जिक्र हो, तो जो बच्चे देख रहे हैं कि चीजें दांव पर लग रही है, जो माँ बाप देख रहे हैं एजुकेशन की क्या हालत हो गई है, और इस देश के भीतर में अज्ञानता को ज्ञान में तब्दील करने की जो नई परिस्थितियों ने पैदा और जन्म ले लिया है, उसको सुबह से लेकर रात तक जो अलग अलग चैनलों पर जो जहर भरा जाता है, या जो अलग अलग तंत्रों के जरिए चीजों को क्रिएट किया जा रहा है, ये नया भारत है क्या? ये कौन सा भारत है? यह वो भारत तो नहीं है।